चलो फॉर्मूला में हेडिंग दो कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो एक, जब तक मैं नहीं आया था तब तक तुम कर क्या रहे थे? रेडी रहने का ना। मैम तो ओनली टेस्ट हो गई थी तुम्हारी टाइम में। आफ्टरनून 12:45 ना, तो ये आधे घंटे का ही ब्रेक होता है तुमको। चलो सो सिंपल इंटरेस्ट के हमारे काफी सारे क्वेश्चंस हो गए। और भी थोड़ी वैरायटी है बट वो कंपाउंड इंटरेस्ट करने के बाद हम करेंगे, सो दैट पूरा कंसेप्ट कंप्लीट होने के बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट होने के बाद यू नीड टू डिटरमाइन कि हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट से करना है या कंपाउंड इंटरेस्ट से। देयर विल बी सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस व्हिच विल बी डूइंग ऑन सिंपल इंटरेस्ट अगेन। एनीवेज टुडे विल बी स्टार्टिंग विद कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। फॉर्मूला हम शॉर्ट में ऑलरेडी देख चुके हैं। विल डिस्कस दैट फॉर्मूला अगेन, कैसे आया क्या आया, एंड देन विल लुक इनटू सम क्वेश्चंस। देखो आई अगेन टेक द सेम एग्जांपल जो स्टार्टिंग में लिया था मैंने, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस। तो वहां पे हमने देखा था बैंक बी में हमने 100 रुपीज डिपॉजिट किए थे, करेक्ट। फर्स्ट ईयर 10% इंटरेस्ट रेट है, 10% पर एनम, बट सीआई बोला है। कंपाउंड इंटरेस्ट इज मच मोर लॉजिकल देन सिंपल इंटरेस्ट, बट ऑब्वियसली कैलकुलेशन इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड देन सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में एक नेचर क्या था कि हर साल का इंटरेस्ट का अमाउंट सेम होता था, इसलिए हम क्या करते थे, पहले साल का प्रिंसिपल लेते थे, उसी से रेट को मल्टीप्लाई करते थे, एक साल का इंटरेस्ट मिलता था, करेक्ट। उस एक साल के इंटरेस्ट को हम एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो एन ईयर्स का इंटरेस्ट मिलेगा, करेक्ट। बिकॉज हर साल का सेम है तो डायरेक्टली हम इंटू एन कर सकते हैं। समझ में आया? दिस वॉज फॉर सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल इंटरेस्ट मिल जाता था, प्रिंसिपल में ऐड कर दो तो हमको अमाउंट मिल जाएगा, करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सा सिनेरियो अलग है, बिट मोर लॉजिकल बट अ बिट मोर कॉम्प्लिकेटेड इन कैलकुलेशन वाइज। थोड़ा सा ही, कुछ ज्यादा बहुत कॉम्प्लिकेशन है नहीं, अपने पास कैलसीज है ही वैसे भी, सो कैलकुलेटर पे सारे कैलकुलेशन एनीवेज करने हैं। सो ध्यान दो, पहले साल क्या होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में बैंक सोचे कि हमने इसका कितना पैसा यूज किया, 100 रुपीज पूरा का पूरा साल भर यूज किया तो साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपीज। ये अमाउंट हो गया 110, करेक्ट। नेक्स्ट सेकेंड ईयर में क्या होगा, बैंक सोचेगी इस 110 पे 10% इंटरेस्ट देना चाहिए, बिकॉज फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस कितना है बैंक के पास मेरा 110। सेकेंड ईयर में कुछ भी नहीं होगा, सेकेंड ईयर पूरा साल भर बैंक मेरा पैसा यूज करेगी 110। नाउ व्हाट इज इंटरेस्ट? इंटरेस्ट इज कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स। कॉस्ट ऑफ यूजिंग फंड्स किसी और के फंड्स यूज करने का कॉस्ट है। अब बैंक ने मेरे कितने फंड्स यूज किए, 100 यूज किए, 110 यूज किए इन द सेकेंड ईयर, 110 यूज किए। फर्स्ट ईयर में 100 यूज किए थे, उसके ऊपर 10% का इंटरेस्ट आया 10 रुपीज का, वो हो गया 110। अब ये सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में इतना बैलेंस रहेगा मेरा, करेक्ट। फर्स्ट ईयर के एंडिंग में मतलब सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग में मेरा बैलेंस रहेगा 110। अब ये 110 रुपीज का जो बैलेंस है पूरा सेकेंड ईयर में बैंक ने मेरा यूज किया होगा, करेक्ट। अब बैंक सोचे कि मैंने इसका पैसा यूज किया 110, तो इंटरेस्ट भी देना चाहिए किसके ऊपर, 110 के ऊपर। तो 110 का 10% विच इज 11 रुपीज हमको मिल जाएंगे, हमारा बैलेंस हो जाएगा 121। लेट्स कंटिन्यू फॉर अनदर ईयर। थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना आएगा, 121 पे 10%, क्योंकि थर्ड ईयर में बैंक मेरा कितना पैसा यूज करेगी, तो सेकेंड ईयर के एंड में जितना था उतना पूरा का पूरा थर्ड ईयर के साल में बैंक अपना पैसा यूज करने वाली है, करेक्ट। तो बैंक हमारा कितना पैसा यूज करेगी, 121 रुपीज। तो 121 का 10% 12.1 इंटरेस्ट मुझे मिलेगा फॉर द थर्ड ईयर, एंड टोटल बैलेंस हो जाएगा 133.1। समझ में आया ना? इस प्रोसेस में होता क्या है, मुझे बोलो, क्या इंटरेस्ट अमाउंट हर साल की सेम है? नो। हाउएवर ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट के बीच में हमने पैटर्न ढूंढा था, इफ यू रिमेम्बर क्या था, 100 से 110 कैसे ढूंढते हो, 100 में 100 के ही 10% ऐड करते हो,
ना एज आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो, 100 में 100 का 10% ऐड करना, मतलब ये 100 को किससे मल्टीप्लाई करना, इंटू 1.1। देखो क्या हो रहा है, 100 में 100 का 10%, 100 कॉमन निकाल सकते हो, इस 100 में से बचेगा +1, प्लस इसमें से 100 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा सिर्फ 10%, 10% मतलब 10/100 विच इज 0.1, मतलब ही 100 इंटू 1.1। समझ रहे हो? अब इस 110 से 121 कैसे निकाला तुमने, 110 में 110 का ही 10% ऐड किया। समझ रहे हो? सो अगेन कोई एक फिगर है जिसमें उसी का 10% ऐड कर रहे हो, तो हमने किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, 1.1 से। सो इस 121 को मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 110 इंटू 1.1, करेक्ट। और 110 खुद क्या था, 110 was nothing but 100 into 1.1, so इसके आगे मैं लिख सकता हूँ 100 into 1.1, ये 110 into 1.1 is 121, so 121 is nothing but 100 into 1.1 का स्क्वायर, करेक्ट। सिमिलरली 121 से 131 133.1 कैसे आया हमारा, तो 121 का 10% हमने उसमें ऐड किया। वन 121 का 10% ऐड किया, मतलब 133.1 इज व्हाट, 121 into 1.1, करेक्ट। कैलसी से तुम्हारे पास चेक करो, 121 into 1.1 133.1 आएगा, ये आएगा। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, 121 प्लस 10%, 121 प्लस 10% डायरेक्टली आएगा 133.1, करेक्ट। सो बेसिकली 1.1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। अब 121 itself was 100 into 1.1 का स्क्वायर, दिस वाज 121 into 1.1 किया तो 133.1 आ रहा है, सो 133.1 को मैं लिख सकता हूँ, इट इज नथिंग बट 100 into 1.1 का क्यूब। फर्स्ट ईयर के एंड वाले अमाउंट को हमने कैसे लिखा है, 100 into 1.1। सेकेंड ईयर के एंड वाले अमाउंट को हमने कैसे लिखा है, 100 into 1.1 का स्क्वायर। थर्ड ईयर के एंड वाले अमाउंट को कैसे लिखा है, 100 into 1.1 का क्यूब। कैन सी द पैटर्न। अगर मैंने तुमको पूछा 10th ईयर के एंड वाला अमाउंट कितना रहेगा, A10, 100 into 1.1 raised to 10। सिमिलरली AN, nth ईयर के एंड वाला अमाउंट कितना रहेगा, 100 into 1.1 raised to n। 100 क्या था हमारा, 100 के जगह पे मैं लिख दूंगा प्रिंसिपल, जो मैंने स्टार्टिंग में इन्वेस्ट किया या बोरो किया, वन एंड द सेम थिंग। बोरो पे भी इंटरेस्ट चार्ज होता है, इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिलता है, बट कंपाउंड ही होगा, मतलब इंटरेस्ट ऐड ही होने वाला है प्रिंसिपल में। सो प्रिंसिपल इंटू 1.1 कैसे निकला था, फर्स्ट स्टेप हमने 1.1 कैसे कैलकुलेट किया, 1 प्लस 10%, करेक्ट। सो 1 प्लस r upon 100 raised to n, this becomes a formula for compound interest का अमाउंट, करेक्ट। बस इसमें हम क्या करेंगे, ये तुमने स्कूल में देखा है, नोटेशन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, r/100 है जो है, r को 100 से डिवाइड करने के बाद वाली जो फिगर आती है उसको हम बोलते हैं i, 1 प्लस i रेज टू n लिखेंगे, 1 प्लस i रेज टू n, 1 प्लस r अपन 100 रेज टू n भी करेक्ट, ऑब्वियसली जस्ट नोटेशन में चेंज कर रहा हूँ, दोनों फॉर्मूलाज हम लिखेंगे, बिकॉज कई कई पे मॉड्यूल में डायरेक्टली फॉर्मूला पूछते हैं क्वेश्चन में, यू शुड नो बोथ द फॉर्मूलाज, i क्या है, r/100 क्या है, बोथ ऑफ देम आर इक्विवेलेंट, ये समझ में आना चाहिए। एनीवेज ये फॉर्मूला कैसे आया है समझ में आया अभी, this is amount is equal to principal into bracket 1 plus I raised to n। अब हमको क्या मिला, अमाउंट मिली, इंटरेस्ट मिला क्या, नहीं। अमाउंट इज व्हाट, जितना पैसा मुझे वापस मिलेगा, और प्रिंसिपल इज व्हाट, जो मैंने पैसे दिए थे। अब जितना भी एक्स्ट्रा मुझे वापस मिलता है वो मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या आएगा, CI इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता था, पहले हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, प्रिंसिपल में SI को ऐड करते थे तो अमाउंट मिलती थी। हम यहाँ पे पहले अमाउंट ढूंढ रहे हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर रहे हो तो इंटरेस्ट मिल रहा है, वन एंड द सेम थिंग। समझ में आया? बस इस इंटरेस्ट को हमने नाम दे दिया कंपाउंड इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट था हमारा सिंपल इंटरेस्ट। इक्वेशन वही है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट होता है, यहाँ पे भी वही है, प्रिंसिपल को इस साइड लेके आओ, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट ही रहेगी। ओनली थिंग इज प्रोसेस थोड़ा सा अलग है, इसमें पहले अमाउंट मिलती है, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा,
वहां पे पहले सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, प्रिंसिपल में ऐड करोगे तो अमाउंट मिलेगी। However, इसमें एक और फॉर्मूला हम बना सकते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला लिख लिया, पी कॉमन निकाल लिया, 1 plus I raised to n minus 1. This is another formula for compound interest. बोलो समझ में आया? कंपाउंड इंटरेस्ट का खासियत क्या है या नेचर क्या है, जो छोटे छोटे एमसीक्यूज पूछ सकते हैं। पहले साल 10 रुपए का इंटरेस्ट मिला ऑन प्रिंसिपल, करेक्ट। दूसरे साल 11 रुपए का इंटरेस्ट मिला। इस 11 रुपए को मैं स्प्लिट करता हूँ, 100 का 10%, जो ओरिजिनल प्रिंसिपल था उसका 10% तो मिला ही मिला, बट जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिला था मुझे फर्स्ट ईयर के एंड में, उस 10 का भी 10% मुझे मिला। तो देखो 100 का 10% कितना, 10 रुपए, प्लस इस 10 का 10% कितना, 1 रुपया। तो बेसिकली टोटल 11 रुपीज का जो इंटरेस्ट मिला है, उस 11 का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये। प्रिंसिपल का 10% तो मिल ही रहा है, प्लस जो इंटरेस्ट मिला उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आया? सो पॉइंट यही है कि इन कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट is also calculated on the interest earned in the previous year. पिछले साल में जो इंटरेस्ट कमाया उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा इन द नेक्स्ट ईयर। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल पे तो मिलेगा ही, बट जो इंटरेस्ट हमने कमाया पिछले साल में उस इंटरेस्ट पे भी वापस इंटरेस्ट मिलता है। समझ में आ रहा है सबको? एकदम क्लियर। एंड इसमें हम टर्मिनोलॉजी या फिर एक सेंटेंस हम ऐसा बोलते हैं दैट द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर विल बिकम द प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। द प्रिंसिपल गेट्स चेंजिंग। हम ऐसे नहीं बोलते कि प्रिंसिपल ये है फिर ये इसके ऊपर नेक्स्ट ईयर कैलकुलेट होगा, ये क्या है? तो इट इज नथिंग बट प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर विच इज अमाउंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर। सो फर्स्ट ईयर के एंड वाले अमाउंट को हम बोलेंगे प्रिंसिपल फॉर सेकेंड ईयर। वैसे यहाँ पे 121 किसके ऊपर कैलकुलेट हुआ? 121 कैसे कैलकुलेट हुआ? तो 110 पे 10% ऐड किया हमने, करेक्ट। सो अमाउंट आफ्टर द first year at the end of first year becomes principal for the second year. Similarly, amount for the amount after the second year will become principal for the third year. Third year में interest मिलेगा इस 121 which was amount after the second year. समझ में आ रहा है? So anyways, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हम लिख लेंगे पहले। सो हेडिंग दो फॉर्मूला में कंपाउंड इंटरेस्ट का, quiet please, write down compound interest. So first point लिखोगे in this form compound interest, उसमें first point लिखोगे in this form interest is always calculated. Interest is always calculated on the balance outstanding. Interest is always calculated on the balance outstanding at the start of that year. जो भी साल का इंटरेस्ट निकाल रहे हो तो उस साल का इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? तो उस साल के स्टार्टिंग में जो बैलेंस है उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालो। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड on the balance outstanding at the start of that year. Next line पे लिखो therefore amount at the end of first year, therefore amount at the end of first year becomes principal for second year. Amount at the end of first year becomes principal for second year, comma amount at the end of second year, amount at the end of second year becomes principal for the third year, and so on and so on. बोलो समझ में आया? यस। नेक्स्ट लाइन पे लिखो अमाउंट, नहीं न्यू पॉइंट है ये, न्यू पॉइंट।
amount at the end of nth year, amount at the end of nth year, amount at the end of nth year is given by नेक्स्ट लाइन पे फॉर्मूला लिखेंगे a is equal to principal in bracket 1 plus r upon 100 raised to n. डेरिवेशन में लिखवा नहीं रहा हूँ, डेरिवेशन मतलब क्या, सिंपल पैटर्न है बस, बट याद रखना क्लूलेस नहीं रहोगे, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूशन किया, ऐसे नहीं होना चाहिए, कहाँ से आ रहा है फॉर्मूला, यू शुड नो, यू शुड अंडरस्टैंड. So 1 plus r upon 100 raised to n, which is equal to principal in bracket 1 plus I raised to n. इसके आगे लिख लो where I is equal to r upon 100. लिखा. नेक्स्ट लाइन पे लिखो the compound interest charged in the transaction. Third point, I guess, correct? Third point, the compound interest charged in the transaction is given by, the compound interest charged in the transaction is given by, next line पे again formula, CI is equal to A minus P, P into bracket 1 plus I raised to n minus P, P common 1 plus I raised to n minus 1. समझा? ठीक, इसमें और भी थोड़े पॉइंट्स है जो हमको लिखना है, which will cover later. अभी के लिए बेसिक क्वेश्चन से चालू करेंगे. कंपाउंड इंटरेस्ट, नोटबुक खोलो. नाम की रिवीजन होनी चाहिए, वापस भूल गया मैं सारे. नंदिनी, और किस किस का लिया अपन ने नाम? नचिकेत तो ठीक है, और समृद्धि आज आई है क्या? कल एब्सेंट थी, आज भी नहीं है. कौन है समृद्धि? ठीक है, कल किसको पूछा था? और कल सोहन को पूछा था. कहाँ है सोहन? ठीक है, चलो. तेरे का नाम जयेश, राइट डाउन. क्वेश्चन लिखो. सोहन इधर हाथ ऊपर कर रहे हैं ऑनलाइन. सोहन अभी तो ऑनलाइन ही कर लेक्चर्स, फिजिकली आई मत. यस, राइट डाउन. जयेश borrowed rupees 12,000. Jayesh borrowed rupees 12,000 from a bank. Jayesh borrowed rupees 12,000 from a bank at 8% per annum CI. 8% per annum CI. How much amount? How much amount should he pay to the bank? How much amount should he pay to the bank if he wants to repay the loan? How much amount should he pay to the bank if he wants to repay the loan after 6 years? After 6 years. सिंपल एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा मैंने. बोलो, ट्रांजैक्शन क्या है? लोन लेना, करेक्ट?
सो जो ट्रांजैक्शन के दिन पैसे का लेन देन होता है वो हमारा प्रिंसिपल बनता है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पे चार्ज होगा, उस प्रिंसिपल पे। लोन कितना लिया है हमने, 12,000। रेट कितना है, 8% पर एनम। एन कितना है, 6 years। हमको अमाउंट ढूंढना है। अमाउंट विल बी प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आई। आई क्या था हमारा, 8 डिवाइडेड बाय 100, मतलब 0.08, नॉट 0.8, 0.8 80% हो जाता है। 0.08 1 में ऐड करो, मतलब भी 1.08 रेस टू 6। 1.08 कैसे आया, समझ में आया ना। 1 प्लस आर अपॉन 100 मतलब 8 अपॉन 100 विच इज 0.08। 1 में ऐड करो 1.08 रेस टू 6। ये कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हमने परसों एक एलसी टेक्निक पे सीखा है। कैसे करेंगे, पहले कैलसी पे लेंगे 1.08 इंटू इक्वल टू करेंगे स्टेप नंबर 7 तक, इंटू 12,000 इक्वल टू, आंसर शुड बी हाउ मच, 19,040। ठीक है, नियरेस्ट रुपी तक कर रहा हूँ। आया क्या सबका, किसी का नहीं आया। 1.08 से चालू करेंगे, कैलसी का है करना। 1.08 इंटू इक्वल टू प्रेस करते जाना है स्टेप नंबर 7 तक, रेस टू 6 करना है, मतलब स्टेप नंबर 7 तक जाना है। करो, ये 1.08 रेस टू 6 का आंसर है, इंटू 12,000। उसको ही करने दे, तू सिर्फ देख, उसको करने दे। श्श, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम, आया सबका आंसर, सबका आया ना। कैल्सिस है ना सबके पास, या अभी तक कोई है जिसने कैल्सी लिया ही नहीं है, कोई है क्या, लेके आओ कैल्सिस प्लीज, और बोलो मत ऐसे कैल्सिस, क्योंकि एवरीडे इस चैप्टर में बार बार लगने वाला है, मैं तुमको एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन में कैलकुलेटर लगने वाला है। दैट इज व्हाई आई एम सो स्ट्रेसिंग ऑन द पॉइंट फर्स्ट डे से कि कैल्सी लो। एनीवेज, आया तेरा, क्या मिस्टेक हो रही थी, ठीक, राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। जयेश का हुआ ना, तेरा क्या नाम, अद्वैत, उठा रही की, राइट डाउन, मिस्टर अद्वैत, अद्वैत borrowed, अद्वैत borrowed ADWAIT, ADWAIT, अद्वैत यार, फर्स्ट टाइम सुन रहे हो क्या नाम, राइट डाउन, अद्वैत borrowed rupees 15,000 from a bank, Advait borrowed 15,000 from a bank at 6% per annum CI, 6% per annum CI. After 3 years, he borrowed. After 3 years, he borrowed another rupees 20,000. Another rupees 20,000 at 6.5% per annum CI. Same bank. 6.5% per annum CI. आफ्टर कितना बोला था मैंने, आफ्टर 3 years बोला था, ठीक है। आफ्टर 3 more years, राइट, आफ्टर 3 more years
he repaid both the loans. After 3 more years, he repaid both the loans. Find the total amount repaid. Find the total amount repaid. क्वेश्चन समझ में आया ना? आज लोन लिया है कितना? 15,000. ईयर 0 पे लोन लिया 15,000 का. 3 साल गुजर गए और एक लोन लिया 20,000 का और 3 साल गुजर गए, मतलब टोटल कितने साल हो गए? 6 इयर्स. टोटल 6 इयर्स के बाद दोनों लोन रीपे कर दिए. दोनों लोन रीपे किया तो दोनों लोन पे इंटरेस्ट भी भरा होगा. तो वही हमको निकालना है कि टोटल अमाउंट कितना रीपे हमने किया. ईयर 0, ये ईयर 3, ये ईयर 6. इधर हमने लोन लिया 15,000 का, इधर लोन लिया 20,000 का. इधर दोनों रीपेमेंट हो गया. $45,436. 45,436 किसी का आंसर आया. इसके अलावा और किसी का आंसर है क्या? क्वेश्चन नहीं समझा? तू पढ़ और मेरे को तू ही समझा. ट्राई कर. क्या लिखा है पहला सेंटेंस? रीड रीड रीड. प्लीज स्टे क्वाइट एवरीवन. अब बोल. हाँ, रुक जा यहाँ पे. इसका मीनिंग क्या हुआ? बातें नहीं प्लीज. हाँ, लोन लिया कितने परसेंट पे? 6%. ये 15,000 का लोन लिया एट 6%, 0 ईयर पे. आगे अब 3 साल बाद लोन को रिपे कर दिया क्या हमने? ऐसे लिखा है कहीं पे? 3 साल बाद लोन लिया है एक और, तो 2 लोन हो गए. ये समझ में आया? एक और लोन लिया ईयर 3 पे 20,000 का एट 6.5% पर एनम. तो एक भी लोन अभी तक रिपे हुआ क्या? पैसा वापस दिया है बैंक को? नहीं. आगे बढ़. आफ्टर 3 more years he repaid both the loans. जो लोन स्टार्टिंग में लिया था वो भी रिपे कर दिया, जो बीच में लिया वो भी रिपे कर दिया. करेक्ट. अब रिपे करते वक्त जितना लिया उतना ही देगा या इंटरेस्ट पे पे करेगा? इंटरेस्ट भी पे करेगा. तो मुझे बोल, फर्स्ट जो लोन लिया था हमने उसके ऊपर कितने साल का इंटरेस्ट पे करेगा? 6 साल का. पूरे 6 इयर्स का, क्योंकि इधर लिया इधर रिपे किया. करेक्ट. तो 6 इयर्स का इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा. सेकंड जो लोन लिया उसके ऊपर कितने साल का इंटरेस्ट लगेगा? लोन लिया कब? ईयर 3 पे. रिपे कब किया? 6 पे. मतलब कितने साल के लिए यूज किया? 3 इयर्स के लिए. तो इंटरेस्ट भी कितने साल के लिए लगेगा? तो इसके ऊपर 6 साल का इंटरेस्ट, इसके ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट. टोटल अमाउंट कितनी है वो निकालना है. ध्यान इधर सबका. 2 मेथड से सॉल्व करने के. देयर आर 2 मेथड्स टू सॉल्व. सबका ध्यान इधर प्लीज. ध्यान इधर. देखो फर्स्ट मेथड, दोनों लोन्स को अलग अलग कंसिडर करो. ऐसे समझो ही मत कि एक ही इंसान ने लोन लिया है, एक ही बैंक से लिया है. डजंट मैटर. दोनों लोन अलग अलग है. अगर अलग अलग माने तो जो फर्स्ट लोन है, फर्स्ट लोन जो है उसकी अमाउंट A6 हम लिखेंगे. A6 मतलब 6 साल के बाद वाली अमाउंट. तो जो 15,000 है इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाएंगे. अब 15,000 का लोन मैंने लिया कब? ईयर 0 पे. रिपे कब किया? ईयर 6 पे. तो पूरे 6 साल के लिए मैंने लोन यूज किया, लोन का पैसा यूज किया, बैंक का पैसा यूज किया. बैंक का पैसा अगर 6 साल के लिए यूज हुआ है तो 6 साल का इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा. करेक्ट. तो 6 साल से कंपाउंड करेंगे. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंपाउंड करेंगे. सो अमाउंट मिलती है. कंपाउंड करने से डायरेक्टली अमाउंट मिलते हैं, उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करोगे तो इंटरेस्ट मिलेगा. बट हमको इंटरेस्ट चाहिए भी नहीं, हमको क्या चाहिए? अमाउंट ही चाहिए. सो 15,000 को 1.06 रेस टू 6 से कंपाउंड किया. बोलो ये समझ में आया कैसे? प्रिंसिपल इनटू ब्रैकेट
1 प्लस आर अपॉन 100, यहाँ पे आर क्या यूज करूं, 6 या 6.5, 6, so principal plus r upon 100, so 1 plus 6 upon 100, 1.06 raised to 6, ये इसके पहले लोन का अमाउंट आ जाएगा कितना। अच्छा, ये कैलसी पे कैसे करोगे, अगेन वही 1.06 इंटू इक्वल टू 7th स्टेप तक इंटू 15,000 इक्वल टू कितना आता है, 21277 पॉइंट, जो भी आया, प्लीज ध्यान दो, ध्यान इधर है क्या, बहुत बातें हो रही है, प्लीज सबका ध्यान इधर, ये जो भी आंसर आया इसको एम प्लस कर दो, डेसिमल में भी लिखने की भी जरूरत नहीं, मैं लिख रहा हूँ ताकि तुमको समझे, तुमको पूरा कैलसी वर्क ही करना है, ये आंसर आते हैं इसको एम प्लस कर दो, क्योंकि इसमें ऐड करना है ना मुझे दूसरे लोन का अमाउंट, मालूम है हमको कुछ ना कुछ ऐड करना है, तो एम प्लस प्रेस कर दो, किया। अब सेकंड कैलकुलेशन चालू करोगे, सेकंड कैलकुलेशन में वापस स्टेप्स देखने मुझे, बट अभी तो स्टेप नंबर ऑलरेडी 7 या 8 कुछ तो चल रहा है तुम्हारा, करेक्ट। हाँ, इंटू 15,000 करने के बाद तो और भी आगे स्टेप नंबर बढ़ चुका होगा, अगर हमको वापस जीरो से चालू करना है तो क्या करेंगे, ऑन ऑफ बटन दबा दो, अगेन जो डुप्लीकेट कैलसीज है उसके उसमें ऑन ऑफ बटन दबाओगे तो मेमोरी क्लियर भी होगी, तो अगर क्लियर हो रही है तुम्हारी और तुम्हारे कैलसी में तुमको कैलकुलेट करना ही है, तो फिर इक्वल टू को तुमको काउंट करना पड़ेगा, इंटू इक्वल टू जो हम करते हैं वो काउंट करो। एनीवेज, सेकेंड लोन, सेकेंड लोन का नया कैलकुलेशन चालू करेंगे, उसका अमाउंट कितना आएगा, तो 20,000 का उसका प्रिंसिपल है, इंटू ब्रैकेट 1.065, 6.5 है, उसमें डिवाइडेड बाय 100 करो तो 0.065 आएगा, 1 ऐड करो तो हो जाएगा 1.065 रेस टू, ये लोन कितने साल के लिए यूज किया, 3 साल के लिए यूज किया, तो इंटरेस्ट भी कितने साल का लगेगा, 3 इयर्स, 3 इयर्स का इंटरेस्ट लगेगा, तो बोलो कितना आएगा, 1.065 इंटू इक्वल टू करते स्क्वायर आएगा, एक और बार इक्वल टू करोगे क्यूब आ जाएगा, जिनका मेमोरी क्लियर हो रहा है उसके लिए बोल रहा हूँ, इंटू इक्वल टू करते हो स्क्वायर आएगा, एक और बार इक्वल टू करोगे क्यूब आ जाएगा, समझ रहे हो। एंड स्टेप नंबर जिसको दिख रहा है मेमोरी क्लियर जिसकी नहीं हो रही है, तो 1.065 इंटू इक्वल टू फोर्थ स्टेप तक इंटू 20,000 एम प्लस, उसको भी एम प्लस कर दो, एंड देन जस्ट प्रेस एमआरसी, तो ऑटोमेटिकली उनकी एडिशन मुझे मिल जाएगी, कितना आता है 47,006 45,436.77, बोलो सबका आया क्या, आया क्या सबका, आया। अब अगर, प्लीज ध्यान देना नेक्स्ट क्वेश्चन में जो देने वाला हूं, अगर इंटरेस्ट रेट सेम हो, सिंस यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दोनों लोन का अलग अलग, दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग ही करना पड़ेगा, अगर इंटरेस्ट रेट सेम हो तो सॉल्व तो ऐसे भी कर ही सकते हो, बट एक और छोटा सा दूसरा तरीका जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, एनीवेज वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, राइट डाउन। तेरा क्या नाम, आकांक्षा, राइट डाउन, आकांक्षा बोरोड, आकांक्षा बोरोड रुपीज 1,20,000, आकांक्षा बोरोड रुपीज 1,20,000 at 5% per annum CI, at 5% per annum CI. After 2 years, after 2 years, she borrowed rupees, पहले कितना किया था, she borrowed rupees 80,000, she borrowed rupees 80,000 at the same rate, at the same rate. After 5 more years, after 5 more years, she repaid both the loans, she repaid both the loans.
फाइंड द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट. सेम क्वेश्चन है, बस फिगर्स चेंज किया, रेट सेम है, उतना ध्यान रखो. सॉल्व करो. Sir, can you repeat the question? Akansha borrowed rupees 1,20,000 at 5% per annum CI. After 2 years, she borrowed rupees 80,000 at the same rate. After 5 more years, she repaid both the loans. Find the amount of repayment.
यस क्या दिया था क्वेश्चन मैंने? हाँ सिमिलर क्वेश्चन था, आकांक्षा का क्वेश्चन था। यस कितना बोरो किया था पहले हमने? 1,20,000। सो उसका अमाउंट हम अलग से निकालेंगे एट 5%, तो ये हो गया 1.05, 1 प्लस आर अपॉन 100। ये समझ में आया ना? 1.05 रेस टू, ये लोन कितने साल के लिए यूज किया? 7 ईयर्स के यूज किया, इसलिए रेस टू 7 कितना आता है? 1 वैसे ये अमाउंट की जरूरत हमको है नहीं, हम एनीवेज ये एम प्लस ही करने वाले, बट स्टिल अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ। सेकेंड लोन कब लिया हमने? एट द एंड ऑफ ईयर 2। और कब तक यूज किया? एट द एंड ऑफ ईयर 7 तक, मतलब 5 ईयर्स के लिए। कितने का लोन था? 80,000 रुपीज का लोन था। उसके ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा, सेम रेट बोला है 1.05 रेस टू 5। ये कितना आता है? कोई एक बोलो। 102 102 102.52 एंड टोटल यस आया सबका? क्वाइट प्लीज। अब इसको सॉल्व करने का एक दूसरा तरीका भी, प्लीज ध्यान देना। पहला जो लोन लिया कितने रुपीस का था? 1,20,000। उसके ऊपर पहले 2 साल का इंटरेस्ट निकालेंगे। सिंस तुम्हारा इंटरेस्ट रेट सेम है, हम क्या करेंगे, 2 साल के बाद दोनों लोन को ऐड कर देंगे, कंबाइन कर देंगे। विल एक्ट एज इफ एक ही लोन लिया है। उसके आगे henceforth 2 साल के बाद विल कंसिडर इट टू बी वन लोन ओनली। ये कंबाइन हो सकता है, क्यों? बिकॉज इंटरेस्ट रेट सेम है। इसके ऊपर भी 5% ही चार्ज करना है, उसके ऊपर भी 5% ही चार्ज करना है, तो हम क्या करेंगे, दोनों लोन को मिक्स कर देंगे, एक ही लोन है ऐसे समझेंगे। बट उससे पहले इस लोन का अमाउंट निकालना पड़ेगा 2 साल तक। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 साल के बाद ऐड करना है ना, तो 2 साल के बाद इसके अमाउंट कितनी रहेगी, तो हम 82 पहले निकाल रहे हैं। तो 1.05 रेस टू 2, बोलो कितना आता है? 300. 1,32,300। तो बेसिकली अगर 1,20,000 का लोन मैं आज लेता हूँ, तो 2 साल बाद मुझे अगर वापस देना है तो कितना देना पड़ेगा? 1,32,300। बट मैं नहीं दूंगा, मतलब ये मेरा बैलेंस बचा है बैंक के पास, या अदर बैंक का पैसा बचा है मेरे पास, मैंने लोन लिया है ना। सो बैंक का पैसा मेरे पास पड़ा है कितना? 1,32,300 का। अब ये वापस देना चाहिए, बट मैंने वापस दिया नहीं और ले लिया। और कितना लिया? 80,000। 80,000 इसमें ऐड कर दिया, तो कितना आएगा? 2,12,300। इतना मेरा लोन हो गया सेकेंड ईयर के एंड का, करेक्ट? सेकेंड ईयर के एंड में जो पहला लोन लिया था उसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट लगाया, उसका अमाउंट इतना हो गया, प्लस 80,000 का और लोन लिया, तो टोटल लोन मेरा सेकेंड ईयर के एंड में कितना हो गया? 2,12,300। अब इतना पैसा मैं बैंक का यूज कर रहा हूँ फॉर 5 more years, करेक्ट? क्योंकि लोन रिपे कब हुआ है? 7th ईयर के एंड में, 5 more years के बाद। सो इतना पैसा मेरे पास बैंक का पड़ा है सेकेंड ईयर के एंड में जो मैं वापस यूज करूंगा फॉर 5 years। सो अमाउंट will be equal to 2,12,300 into 1.05 raised to 7, so raised to 5, it will again be equal to 2,70,954.52। जो ऊपर आया है वो सेम एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए। समझ में आ रहा है दोनों दोनों का लॉजिक? पहला भी सिंपल है, दोनों को अलग अलग रखो, कोई टेंशन ही नहीं। इसका अलग से अमाउंट निकालो, उसका अलग से अमाउंट निकालो, दोनों को लास्ट में ऐड करो। सेकंड वन भी पॉसिबल है। सेकंड वन यहाँ पे पॉसिबल क्यों है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट दोनों लोन का सेम है। सिंस दोनों लोन का इंटरेस्ट रेट सेम है, दोनों लोन को अलग अलग क्यों कंसिडर करना है, एक ही बना देंगे। बट अगर मुझे दोनों लोन को ऐड करना है तो कब ऐड कर सकता हूँ? 2 साल के बाद, क्योंकि सेकंड ईयर में मैंने लोन लिया है ना। अभी ऐड कर सकता हूँ क्या? 1,20,000 प्लस 80,000, 3 लाख का लोन है, चलेगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि 80,000 का लोन मैंने पहले 2 साल के लिए यूज किया क्या? नहीं। तो उसके लिए उसके ऊपर 2 साल का इंटरेस्ट आएगा क्या? नहीं। तो हम क्या करेंगे, पहले 1,20,000 पे पहले 2 साल का इंटरेस्ट लगा दिया, इतना अमाउंट आउटस्टैंडिंग आ गया। तो जो भी लोन है
उसमें 2 साल का इंटरेस्ट ऐड करने के बाद लोन आउटस्टैंडिंग कितना आएगा? 1,32,300। अब इसमें मैंने 80,000 का और लोन ऐड कर दिया, तो मेरा लोन कितने का हो गया? 2,12,300। और ये मैंने यूज किया 5 साल के लिए, 5 मोर इयर्स के लिए। तो 2,12,300 पे 5 इयर्स का और इंटरेस्ट ऐड करके अमाउंट मेरी आ गई कितनी? 2,70,954। बोलो समझ में आया? दोनों तरीके समझ में आया? बोथ ऑफ देम आर ऑब्वियसली करेक्ट। द ओनली थिंग इज, जो सेकंड टेक्निक है वो तभी पॉसिबल होगा जब दोनों लोन का रेट सेम हो। दोनों लोन का रेट अलग अलग है तो हम कंबाइन नहीं कर सकते, बिकॉज एक के ऊपर, जैसे पिछले क्वेश्चन में, एक के ऊपर 6% इंटरेस्ट लगाना था, दूसरे के ऊपर 6.5% इंटरेस्ट था। तो दोनों प्रिंसिपल को अलग अलग ही रखना पड़ेगा। इस प्रिंसिपल पे 6%, इस प्रिंसिपल पे 6.5%, इसलिए कैलकुलेशन दोनों के अलग अलग ही करने पड़ेंगे। पिछले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में हम कंबाइन कर सकते हैं। बोलो समझ में आया? सबको समझ में आया? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, जिसके आंसर्स नहीं आए, कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज डिस्कस। अगर नहीं समझ में आई ये मिस्टेक, प्लीज डिस्कस विद मी कि मेरा क्यों गलत था। रादर देन फोकसिंग ऑन द राइट आंसर्स, यू हैव टू फोकस ऑन योर मिस्टेक्स। वो वापस रिपीट नहीं होनी चाहिए। सो इन केस तुमको समझ में नहीं आया कि तुम्हारे क्या मिस्टेक हुई है, प्लीज आस्क। चलो, ये क्वेश्चन समझ में आया? एकदम क्लियर दोनों मेथड से? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक। किसका नाम लेना है? तेरा क्या नाम? भक्ति पाटिल। चलो ठीक है, मेरे को नाम से सरनेम थोड़े याद आ जाते, वो क्या लिस्ट पड़ी हुई है ना बार बार स्टूडेंट्स। राइट डाउन। भक्ति, Bhakti took a loan. Bhakti took a loan from a bank. Bhakti took a loan from a bank at 12% per annum. At 12% per annum. CI. And repaid it. And repaid it. Sir, can you please repeat? Bhakti took a loan from a bank at 12% per annum CI. Bhakti took a loan from a bank at 12% per annum CI and repaid it after and repaid it after 4 years. Repaid it after 4 years with rupees 8,65,000 and repaid it after 4 years with rupees 8,65,000. Find the amount borrowed. Find the amount borrowed. Find the amount borrowed. क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। ये सबको समझ में आ रहा है? क्योंकि अमाउंट रिपेड बोला है 8,65,000, अमाउंट दिया है, रेट भी दिया है एंड एन भी दिया है। मिसिंग क्या है? जो लोन हमने लिया, बोरो कितना किया वही मिसिंग है, मतलब प्रिंसिपल मिसिंग। से बोल 5,49,723 5497 क्या बोल रहे हो? डिस्कशन नहीं चाहिए प्लीज। कर रहे हो तो एकदम धीरे।
फॉर्मूला तो वही यूज करना है. अमाउंट 8,65,000 इक्वल टू प्रिंसिपल इन ब्रैकेट 1.12 रेस टू कितना इयर्स बोला है? 4 इयर्स. बोलो ये समझ में आ रहा है? 12% मतलब भी 12/100 मतलब भी 0.12. 1 में ऐड करो 1 प्लस आर अपॉन 100 तो 1.12 रेस टू 4 क्योंकि 4 इयर्स दिया है. अमाउंट दे दिया 8,65,000. प्रिंसिपल पूछा है सो प्रिंसिपल विल बी इक्वल टू 8,65,000 डिवाइडेड बाय 1.12 रेस टू 4. ऐसे कैलकुलेशंस हमने किए हुए कैलसी वर्क जब सीखा था. दो तरीके थे. एनीवेज विल अडॉप्ट द सेकंड टेक्निक इफ रिमेंबर. क्या? पहले डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लो. डिनोमिनेटर कैलकुलेट कर लो. कैसे? 1.12 इंटू इक्वल टू फिफ्थ स्टेप तक उसको m प्लस कर दो. देन 8,65,000 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू आया क्या आंसर? ₹5,49,723 या 32? 23. ठीक है डेसिमल्स में अभी इग्नोर कर रहा हूँ. रिपीट अगेन. पहले तो मेमोरी क्लियर करो. क्लियर कैसे करते हैं? MRC को 2 बार प्रेस कर दो और फिर ऑन ऑफ बटन दबा दो. देन 1.12 लेना है कैलसी पे इंटू इक्वल टू करना है फिफ्थ स्टेप तक. स्टेप नंबर 5 तक m प्लस कर दो. मतलब वो जो भी वैल्यू हमने मेमोरी में डाल दिए. फिर 8,65,000 लो. 8,65,000 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू आया सबका? ये कैलकुलेशंस किए हैं हमने. एनीवेज मैं वही बोल रहा था तुमको. वही कैलकुलेशंस बार बार हर क्वेश्चन में आने वाले. सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस. आया सबका? सबका आंसर आया? ठीक. राइट डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक से सुनना क्वेश्चन. ठीक है पहले एक सिंप्लीफाइड देता हूँ उसी का और फिर हम डिफिकल्ट वाला. डिफिकल्ट नहीं मतलब थोड़ा ट्विस्टेड देखेंगे. राइट डाउन. पहले अ मशीन कैन बी परचेस्ड टुडे. अ मशीन कैन बी परचेस्ड टुडे for rupees. Machine can be purchased today for rupees 5,20,000 rupees. For rupees 5,20,000. For rupees 5,20,000. However, if a credit period, of 3 years is availed. अकाउंट सीख रहे हो तुम. क्रेडिट मालूम है तुमको? क्रेडिट पीरियड क्या होता है? लेट देना है पैसा. बट लेट दोगे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ ज्यादा देना पड़ेगा. क्या लिखा तुमने? However, if a credit period of 3 years is availed, then amount is to be paid. Then amount is to be paid along with 7.2% per annum CI. Along with 7.2% per annum CI. 2% per annum CI. Find the settlement amount. Find the settlement amount. Sir, can you repeat the question? पहले में सुनते क्यों नहीं रहे तुम? A machine can be purchased for rupees 5,20,000 today
however a 3 months credit period can be availed. ऐसे बोला ना कुछ मैंने, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या था? however if a credit period of 3 months 3 years is availed, then amount is to be paid along with 7.2% per annum CI. 7.2% per annum CI. पूरे गांव को नहीं सुनाना है, बाजू वालों से बात करो धीरे। और सिर्फ दूसरों का मत देखो, खुद को पहले सॉल्व करो, फिर चाहे तो कुछ डिस्कस करना है तो करो, पहले हमेशा खुद से सॉल्व करना है। एनीवेज प्लीज ध्यान दो, मैंने मशीन खरीद ली, अगर आज ही पैसे देने हैं तो कितने देने पड़ेंगे? 5,20,000, बट मैंने नहीं दिए, मतलब ये काइंड ऑफ लोन ले लिया है, समझ रहे हो? काइंड ऑफ इट इज अ लोन जिसको मुझे रीपे करना है कितने सालों बाद? 3 साल बाद, क्योंकि 3 साल का मैंने क्रेडिट पीरियड लिया। अब 3 साल के बाद पे कर रहा हूँ तो इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट का रेट दे दिया हमको कितना? 7.2% पर एनम सीआई। तो ऑब्वियसली 3 साल बाद जो अमाउंट मुझे भरनी पड़ेगी वो कितनी रहेगी? तो प्रिंसिपल कितना मेरा? 5,20,000। ये एक्चुअल में मैंने लोन नहीं लिया, बट पैसे मैं लेट दे रहा हूँ तो ये मेरा लोन बन जाता है, समझ रहा है? जो 5,20,000 मुझे आज देने हैं बट वो मैं आज नहीं दे रहा हूँ तो इट इज काइंड ऑफ लोन। आज नहीं दे रहा हूँ, 3 साल बाद दूंगा, तो 5,20,000 का मैंने लोन ले लिया, ऐसे समझो, करेक्ट? 3 साल बाद रुपए कितने पे करने मुझे ये निकालना है, तो 3 साल के बाद वाला अमाउंट मुझे निकालना पड़ेगा। रेट दिया है तुमको कितना? 7.2% पर एनम सीआई, सो 1.072 रेस टू 3। कैलकुलेशंस तुमको आने चाहिए। 1.072 इंटू इक्वल टू फोर्थ स्टेप तक इंटू 5,20,000 इक्वल टू कितना आता है? 6 लाख। समझ में आया? क्लियर हुआ सबका एकदम? ये सिमिलर क्वेश्चन रिवर्स थोड़ा सोचेंगे, प्लीज ध्यान देना। A machine can be purchased. Write down. A machine. पिछला वाला ये देख, आज मशीन खरीदी तो 5,20,000 में खरीद सकते हो। क्या बोला है? 5,20,000 टुडे, करेक्ट? तो आज मशीन खरीद के आज ही पैसे अगर देने तो कितने देने पड़ेंगे? 5,20,000। बट हम पैसे कब देने वाले हैं? 3 साल का क्रेडिट पीरियड, 3 साल बाद पैसे देंगे, तो 3 साल का इंटरेस्ट लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगेगा, क्योंकि रेट वैसे दिया है। तुझे निकालना है कि 3 साल बाद टोटल पैसा कितना पे करना है, तो बेसिकली अमाउंट निकालनी है। सेटलमेंट अमाउंट बोला है ना, सेटलमेंट अमाउंट मतलब क्या? कि अभी जो पैसे देने बाकी उसको सेटल करना है। सेटल करना है मतलब क्या? पूरा का पूरा पैसा चुकता करना है। तो बेसिकली कितना हम वापस पैसा पे करेंगे ताकि बैलेंस 0 हो जाए, तो अमाउंट निकालनी है। 5,20,000 हमको आज देने थे जो हम नहीं दे रहे, उसके ऊपर 3 साल का इंटरेस्ट ऐड करके फिर पैसा देंगे वापस, तो 3 साल का इंटरेस्ट उसमें ऐड करना है, मतलब 1.072 रेस टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली अमाउंट मिलेगी, करेक्ट? वही हमारे आई 6,40,601। सो बेसिकली प्लीज एक और पॉइंट, अभी चल ही रहा है डिस्कशन तो मैं एक और पॉइंट बोलता हूँ। पेइंग ₹5,20,000 टुडे is equivalent to paying ₹6,40,601 after 3 years. This is time value of money. इन्फ्लेशन नहीं कंसिडर कर रहे इसमें, बस टाइम क्रॉस हो रहा है या टाइम पास हो रहा है, इसलिए हमको थोड़ा एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है, बिकॉज मनी शुड नेवर बी केप्ट आइडल। मनी कभी भी खाली नहीं बैठता है, पैसों पे पैसा कमाया जाता है। सो सिंपल, अगर इंटरेस्ट रेट 7.2% है मार्केट में, तो 5,20,000 आज देना मतलब ही 6,40,601 3 साल के बाद देना। समझ में आ रहा है? These are two equivalent amounts.
अगर इंटरेस्ट रेट ये करेक्ट हो तो। अब इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि मार्केट से अलग कुछ चार्ज किया जाए, तो वो बात अलग है, फिर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हमने सिर्फ पैसा बेसिकली टाइम पास हो रहा है इसलिए हमने थोड़ा और एक्स्ट्रा पैसा कमा लिया, प्रॉफिट कमा लिया एक्स्ट्रा, जस्ट बिकॉज इंटरेस्ट रेट हमने थोड़ा सा अलग यूज किया दैन द मार्केट रेट। अगर मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही पे कर रहे हो तो बेसिकली जितना 5,20,000 आज देना है, इट इज इक्विवेलेंट टू 6,40,601 देना आफ्टर 3 years. This is time value of money. Money is same, value is same, but amount of money is different. 5,20,000, 6,40,601 दोनों अमाउंट अलग अलग है, बट दोनों की वैल्यू सेम है। क्या है वैल्यू? एक मशीन। समझ रहे हो? क्योंकि 5,20,000 से भी वही मशीन मैंने खरीदी है, 6,40,601 3 साल बाद दे के भी मैंने वही मशीन खरीदी। समझ रहे हो? So both of the amounts have the same value, that is that one machine. समझ में आ रहा है? So both of these amounts are equivalent. इसी को हम बोलते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लिखवाया था मैंने? A machine can be purchased on 4-year credit period. On a 4-year credit period for rupees 8,40,000. For rupees 8,40,000. If rate of interest is 10% per annum CI, if rate of interest is 10% per annum CI, then what amount can be paid? What amount can be paid today to purchase the machine? What amount can be paid today to purchase the machine? Also calculate discount. Also calculate discount rate. If machine is purchased today. मतलब कितना परसेंट डिस्काउंट मिलेगा अगर आज ही हम मशीन परचेस कर लेते? डिस्काउंट तो मिलेगा, करेक्ट। 3 साल बाद अगर पेमेंट करें इस मशीन की तो हमको कितना पे करना है? 8,40,000। ये तो समझ में आया? 4 साल बाद, सॉरी, 8,40,000 पैसा कब पे करना है? 4 साल के बाद। अगर आज ही हम पे करें तो कुछ ना कुछ कम पे करेंगे, जल्दी पे कर रहे हैं तो कितना पे करेंगे वो पहले निकालना है, और हमको कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो निकालना है। 8,40,000 will be equal to principal into 1 point, रेट कितना दिया? 10%, 1.1 raised to 4। जो पैसा आज देना है उसको हम प्रिंसिपल मानेंगे। 10% इंटरेस्ट रेट है, 4 साल के बाद वाली अमाउंट दी हमको कितनी? 8,40,000। तो प्रिंसिपल कितना आएगा? तो 8,40,000 डिवाइडेड बाय 1.1 रेज टू 4। पहले 1.1 रेज टू 4 कैलकुलेट कर लो, मेमोरी में डाल दो। 8,40,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू 5 लाख, कॉमर्स देखो यार, 5,73,731। कैलसी वर्क करो सब लोग, किसी का नहीं आया होगा तो बोलो। पहले मेमोरी क्लियर करेंगे। 1.1 इंटू इक्वल टू फिफ्थ स्टेप तक m प्लस 8,40,000 डिवाइडेड बाय एमआरसी इक्वल टू आना चाहिए तुम्हारा कितना? 5,73,731। तो अगर 4 साल बाद पे करे तो कितना पे करना पड़ेगा? 8,40,000। बट आज ही अगर पे कर रहे तो कितना पे करना पड़ रहा है?
तो डिस्काउंट कितना मिला? 8,40,000 माइनस 573,731, 2,66,268। ठीक है, अगर डेसिमल्स या क्या हटा दो, सिर्फ 1 लिखो तो 9 आएगा। 2,66,269 का हमें डिस्काउंट मिला, करेक्ट। और डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमको काउंट करना है, ये डिस्काउंट किसके ऊपर मिला? 8,40,000 के ऊपर। सो हमेशा एक पॉइंट याद रखो, इंटरेस्ट हमेशा प्रिंसिपल पे काउंट होता है, क्योंकि उसके ऊपर इंटरेस्ट ऐड करने के बाद अमाउंट आती है। डिस्काउंट हमेशा अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। अमाउंट 8,40,000 है, उसमें से डिस्काउंट माइनस करोगे तो प्रिंसिपल मिलेगा। ये समझ में आ रहा है? डिस्काउंट का रुपीज हमने निकाला है, डिस्काउंट परसेंटेज अगर हमको निकालना है, 2,66,269 डिवाइडेड बाय 8,40,000 इंटू 100, 31.69%। सिंपल है। ये सिनारो छोड़ो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, तुमसे मैंने एक, लेट्स से, या तुम मेरे पास आते हो, तुमसे मैंने कार खरीदी, तुमने मुझसे एक कार खरीदी 20 लाख रुपए की। उसने बोला आज के आज तो पैसे देने के लिए मेरे पास है नहीं। मैंने बोला ठीक है, कोई टेंशन नहीं, 1 साल बाद आना, 20 लाख रुपए दे देना। सर अगर आज ही दे दिए पैसे तो मैं कहीं से अरेंज करता हूँ, आज ही पैसे दे दिए तो डिस्काउंट कितना मिलेगा? मैंने बोला 10%। तो तुम 10% किसका निकालोगे? 20 लाख का 10% निकालोगे ना। जो 1 साल बाद पैसा देना था उस पर 10% का डिस्काउंट निकालोगे, 2 लाख रुपए कम, और 18 लाख रुपीज में तुमसे आज ही मांग लूंगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट बिंग, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का जो परसेंटेज होता है वो किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? प्रिंसिपल के ऊपर, इंटरेस्ट। और जो डिस्काउंट है, डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? अमाउंट के ऊपर। ये समझ में आ रहा है? I'll repeat the whole question once again. मशीन खरीदनी थी, 4 साल का क्रेडिट पीरियड हमको अवेलेबल था, जिसके लिए पैसे मुझे देने थे कितने? 8,40,000। जिसका मीनिंग है कि मशीन आज खरीद लो, 4 साल बाद 8,40,000 रुपीज दे देना। हाउएवर मेरे पास कैश अवेलेबल है, रेडी कैश अवेलेबल है, मैंने बोला आज ही पैसे देता हूँ, तो कितना देना पड़ेगा? उसने बोला ये 8,40,000 मैंने इस तरीके से निकाला है कि मुझे इंटरेस्ट 10% का मिल जाए। इंटरेस्ट नॉट डिस्काउंट, मुझे इंटरेस्ट 10% का मिलना चाहिए, इस तरीके से मैंने 8,40,000 निकाला है। तो प्रिंसिपल ढूंढना है हमको। 8,40,000 इज द अमाउंट आफ्टर 4 years, इंटरेस्ट रेट है 10%, तो प्रिंसिपल कितना? सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 रेज टू n वाला फॉर्मूला यूज करके हमने प्रिंसिपल निकाल लिया। कितना? 5,73,731। फिर मैंने मेरा रिवर्स कैलकुलेशन चालू किया, मतलब हमको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो 2,66,269 का डिस्काउंट मिल रहा है। कितने रुपीस पे? 8,40,000 पे। कि 4 साल बाद पे करूँ तो 8,40,000, आज ही पे करूँ तो 2,66,000 का डिस्काउंट। मतलब ये परसेंटेज में कितना? तो 2,66,269 अपॉन 8,40,000 इंटू 100। बोलो समझ में आया? वैसे डिस्काउंट पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, तुमको प्योर इंटरेस्ट पे ही क्वेश्चन आएंगे। बट सिंस ये क्वेश्चन वैसे हमने डिस्कस वैसे किया, तो डिस्काउंट परसेंटेज भी हमने इसका कैलकुलेट कर लिया, सो दैट यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट। समझ में आ रहा है? पक्का सबको समझ में आया? चलो लिखो। राइट डाउन। अमाउंट borrowed इक्वल टू रुपीज 5,20,000। अपना क्लास कब तक है? टाइम हो गया क्या?
चलो ठीक है, कल ही कंटिन्यू करेंगे, जान बहुत लेट हो जाएगा।